हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और ऐसा को पता है कि हमने DT+B टीजीटी सोशल साइंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट करा है, जिसमें हम जो भी क्वेश्चन पेपर DT+B द्वारा लिए गए हैं पास्ट ईयर्स में। आपको पता है कि DT+B के एग्ज़ाम्स बहुत ही मतलब कि लेट हो रहे हैं। इसका जो फॉर्म भरा गया था वो 2024 में भरा गया था और एग्ज़ाम के भी चांसेस हैं जहाँ तक है 25 में कंडक्ट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कॉन्टीन्यूटी में रखिए। और इसका लास्ट पेपर 2021 में हुआ था और अभी 2025 में जहाँ तक है कंडक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं बीच में 4 इयर्स का गैप है, तो वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी लेट निकलती है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इसके अगर ये लेट सपोज़ अगर ये वैकेंसी निकल गई तो पता नहीं नेक्स्ट कब इसकी वैकेंसी रिलीज़ हो। तो अगर आपको जो भी इसकी प्रिपरेशन है उसे अगर आप कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे तो ही आप क्या कर पाएंगे, पेपर क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं है कि ये कब इनका नोटिफिकेशन आएगा और कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो हमारी जो सीरीज़ है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं DT+B द्वारा, जैसे कि जो ये मेरा पेपर है ये 9 सितंबर 2021 को हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये। और मैंने और भी पेपर्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं इसी चैनल पर, और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसको मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते जा रही हूँ, ताकि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप DT+B TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो PYQs हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। आप उसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंडेशन है कि आप उसे ज़रूर देखें, मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देखें। और हार्डली वो 20 to 25 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो आप 1.5 की स्पीड से भी देखें और 2 से 3 बार देखें। पहली बार में आप नोट्स बनाएं, आराम से देखें। दूसरी तीसरी बार में आप चाहें तो 1.25 या 1.5 की स्पीड से देखें, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए उसकी अच्छे से। और जो आप नोट्स बना रहे हैं उन्हें भी दिन में 1 से 2 बार ज़रूर देखें। तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जो टाइप्स ऑफ पेपर हैं, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाएगा। ये सीरीज़ क्या होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप अगर 2 टाइप्स के पेपर पूछे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी उसमें सोशल साइंस के 90 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पैडागोजी, जो टीचिंग पैडागोजीज होती हैं। आप अगर इस 100 में से अगर आप क्या कहते हैं जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अगर लेट सपोज आपके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप पेपर 1 से 40 भी नंबर लेकर आ रहे हैं तो ये पेपर क्या हो जाएगा, आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करें, पेपर 2 में आप कोशिश करें कि आप क्या कर सकें, ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो इसके लिए ये जो प्लेलिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैंने हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ, यानी कल की वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 60 तक डिस्कस करा था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वल्नरेबिलिटी टू अ पर्टिकुलर नेचुरल हज़ार्ड और डिज़ास्टर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रति भेद्यता में घटकों का एक समूह शामिल होता है। सच वल्नरेबिलिटी कंपोनेंट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वो कौन से इंक्लूड करते हैं कंपोनेंट्स को। पहला ऑप्शन है हमारा नेम ऑफ अ हज़ार्ड और अ डिज़ास्टर, यानी खतरे या आपदा का नाम। सेकेंड है वल्नरेबिलिटी कम्युनिटी इंक्लूडिंग बोथ टेरेस्ट्रियल एंड मरीन कम्युनिटी, यानी समुद्री समुदाय और स्थलीय समुदाय दोनों ही भेद्यता समुदाय होते हैं। या रेसिस्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचनाओं की सामग्री प्रतिरोध होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, मतलब तीनों स्टेटमेंट्स जो गिवन है ये क्या है, हमारे इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अ गवर्नमेंट नीड टू मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन टू डैश, यानी जो गवर्नमेंट है वो खाद्यान्न या बफर स्टॉक बनाए रखती है, किस लिए, यानी इसकी आवश्यकता गवर्नमेंट को क्यों पड़ती है मेंटेन करने की बफर स्टॉक को। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कंट्रोल इंटर सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी अंतर मौसमी मूल्य
उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए या रन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ क्या है हमारे स्टेटमेंट सही हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है, फूड ग्रेन्स को मेंटेन करती है ताकि वो क्या कर सके, जो प्राइस फ्लक्चुएट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सके। और गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं, जैसे आपके राशन शॉप्स होते हैं, इन ये पीडीएस के फॉर्म्स होते हैं, तो इसलिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डैश वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ डैश, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी प्रॉब्लम को डील करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी प्रॉब्लम को डील करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप कंट्रीज, हाई जीडीपी कंट्रीज टू लो जीडीपी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या इंडिपेंडेंस इकोनॉमी टू डिपेंडेंस इकोनॉमी। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डील करता है कौन सी प्रॉब्लम को, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम को डील करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम होती है उनको डील करता है। सो अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो फैक्टर्स होते हैं लाइक इंक्रीज इन जीडीपी, हायर इनकम, क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो किसके फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कौन डील करता है, इकोनॉमिक डेवलप, या फिर ये किसका कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वेर एज ग्रोथ जो है वो कंट्रीज़ की जीडीपी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये कौन डील करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डील करता है। सो आई होप यहाँ पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स रिवील जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस इन एजुकेशन, यानी दो इंडिकेटर्स दे रखे हैं, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो इनमें से कौन संकेत शिक्षा लिंग आधारित प्रदर्शन को दर्शाता है, शकल नामांकन अनुपात या फिर लैंगिक समानता सूचांक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही क्या हैं, डिनोट करते हैं जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस को, किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। सो अगर हम समझें तो जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स होता है इज़ अ स्टैटिकल मेजर दैट असेस जेंडर इक्वालिटी, जो असेस करता है किसको, जेंडर इक्वालिटी को असेस करता है, एंड पर्टिकुलरली एजुकेशन में बाय कंपेयरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल टू मेल इन गिवन एरिया, यानी कि उस एरिया में कितनी फीमेल्स एजुकेशन ले रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो एक एरिया में कितनी फीमेल हैं जो स्कूल जा रही हैं या एजुकेशन ले रही हैं, और किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। तो ये कौन बताता है, हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, हमें जीपीआई बोलते हैं, ये क्या करता है, इसको इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनडीपी, आई एम सॉरी, क्वेश्चन है हमारा that is the UNDP program introduced the human poverty index in which year, यानी जो हमारा मानव गरीबी सूचांक होता है उसको किस वर्ष पेश किया गया था, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा, यानी UNDP के द्वारा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1997 में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी, यानी इंडिया की जीडीपी में कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख क्षेत्र होता है। तो आपको सबसे पहले जीडीपी पता होना चाहिए। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है एक साल में किसी कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी फाइनल वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो किस काउंट किए जाते हैं, किस में, कंट्री की जीडीपी में काउंट किए जाते हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड क्वार्टरली सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जिसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं और इसे टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं,
सेकेंडली द्वितीय क्षेत्र, इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। फोर्थ वन है हमारा ऑप्शन क्वार्टरली सेक्टर यानी चतुर्धातुक क्षेत्र। सो आपको पता है कि करंट ईयर्स में जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो मतलब कि योगदान है या फिर जो डोमिनेंट फैक्टर हो गया है हमारा, वो कौन सा हो गया है हमारा, सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर। थोड़ा देखते हैं क्या होते हैं ये सेक्टर्स। सो ये है हमारा सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। तो सर्विस सेक्टर कितना वो करता है, दैट इज़ 53%। इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर 29% और एग्रीकल्चर का कितना है कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ 18% क्या है कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ करेक्ट, यानी हमसे पूछ रहा है फंक्शन किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो कि क्या है सेंट्रल बैंक है किसका, हमारे इंडिया का। और ये क्या करता है, बाकी जो बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। सो बैंकर्स टू द बैंक है और इश्यूअर ऑफ करेंसी। तो रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सही है, ये बैंकों का बैंकर है और ये मुद्रा का जारी करता है। ऑप्शन है फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स गिवन है एज रिलेटेड टू आरबीआई, दोनों ही क्या है आरबीआई के फंक्शन है। लेकिन जो मुद्रा की यहाँ पे रिलेशन है, तो मुद्रा में जो 1 और 2 के कॉइन्स और नोट होते हैं वो कौन करता है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं इशू करते हैं। बाकी जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो कौन इशू करता है, वो क्या करता है आरबीआई इशू करता है। तो ये आप याद रखेंगे, कई बार आपसे पूछ सकता है कि 1 और 2 रुपये के कॉइन और 1-2 रुपये के नोट कौन इशू करता है, आरबीआई ऑप्शन होगा और हमारा इंडियन गवर्नमेंट ऑप्शन में होगा, तो आप उसमें आरबीआई नहीं लगाएंगे। आरबीआई जो करता है वो सिर्फ जो नोट्स होते हैं अदर देन 1 और 2 उनको क्या करता है इशू करता है। बाकी 1 और 2 के नोट्स एंड कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है उन्हें इशू करने की। नाउ लेट्स सी सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करता है, फॉरेन एक्सचेंज को, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है और क्या करता है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, डेवलपमेंट फंक्शन, बैंकर्स ऑफ बैंक, इशू करता है करेंसी को एंड डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, यानी फेक करेंसी जो है उसे क्या करता है डिटेक्ट करता है। सो आई होप यहाँ पे आपको आरबीआई के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG इन इंडिया कैन बी, क्या हो सकता है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, यानी भारत में स्वयं सहायता समूह डैश किया जा सकता है, पंजीकृत और अपंजीकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो रजिस्टर्स भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्स भी होते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता होगा ये छोटे ग्रुप्स होते हैं, मेनली 15 to 20 मेंबर्स के होते हैं, जो क्या करते हैं पैसे कलेक्ट करके लोगों की मदद करते हैं इन इंडिया। तो ये रजिस्टर्स भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी निजी क्षेत्र का बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीएल बैंक। बाकी जो भी तीनों हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये क्या है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के बैंक्स हैं। सो दीज आर सम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसमें हमारे कौन कौन से बैंक्स आते हैं, इंडसलैंड बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, JNK बैंक एंड हमारा है फेडरल बैंक्स, कोटक बैंक, HDFC, एक्सिस। ये सारे क्या हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होते हैं, ये ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होते हैं और सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म नोट होते हैं। तो सरकारी बॉन्ड जो होते हैं वो दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ होती हैं, ट्रेजरी बिल्स अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ या प्रमाण पत्र जमा शॉर्ट टर्म नोट होता है। तो हमारा ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओनली फर्स्ट या फिर सेकेंड एंड थर्ड। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यानी तीनों जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो क्या है हमारे राइट आंसर हैं। सो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक्स की ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये क्या होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं शॉर्ट टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है आपने पढ़ा होगा, जो कि किसके अंदर आता है शेड्यूल 7 में आता है। सो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है हमारी, एक स्टेट लिस्ट है, एक क्या होती है सेंट्रल लिस्ट होती है जिसे हम यूनियन लिस्ट भी बोल देते हैं, और थर्ड होता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वो एलिमेंट्स आते हैं जिन पे लॉस कौन बनाता है स्टेट्स बनाता है, कंकरेंट और सेंटर में वो आते हैं जिन पे सेंटर लॉज बनाता है, और कंकरेंट में वो आता है जिन पे दोनों स्टेट एंड सेंटर मिलके लॉ यानी कानून बना सकते हैं। सो हमसे पूछा है किससे रिलेटेड, कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड। तो वो पूछ रहा है कि हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली है। ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, या फिर आयरलैंड से। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है इसका प्रोविज़न यानी इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। सो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं जिनसे हमने क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, उससे हमने क्या लिया है कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न, सेंटर एंड स्टेट का रिलेशनशिप, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स। फ्रांस हमने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी इन प्रेम्बल। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी से हमने इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आयरलैंड से हमने लिया है DPSP, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमने लिया है, और फर्दर ये आयरलैंड ने भी से कहाँ लिया था, स्विट्ज़रलैंड वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिया था आयरलैंड ने। नेक्स्ट है जापान, द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में आता है। एंड यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है बाईकैमरल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये हमने कहाँ से लिए हैं यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिए हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कहाँ से हमने ये प्रोविजंस हमने लिए हैं US की कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड USSR यानी रशिया से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो हमने कहाँ से लिया था, रशिया से लिया था। ओके, सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। आइटम सच एज डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस आर इंक्लूड इन डैश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइटम जैसे कि डिफेंस एंड आर्म फोर्स ये कौन सी लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं या कंकरेंट लिस्ट। अभी मैंने बताया यूनियन लिस्ट में वो क्या कहते हैं आइटम इंक्लूड किए जाते हैं जिन पे कानून बनाता है सेंटर बनाता है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलके क्या करते हैं लॉस बनाते हैं। सो संघ सूची या फिर समवर्ती सूची, ऑप्शन हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, नीदर वन और नीदर टू। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आर्म फोर्सेस और डिफेंस रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं हमारे उन पे कानून कौन बनाता है, यूनियन लिस्ट, यानी कि सेंटर उन पे क्या करता है कानून बनाता है। सो इस पिक्चर के थ्रू आपको काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा कि 3 लिस्ट है हमारे जो किस में मेंशन है, शेड्यूल 7 में मेंशन है हमारे, एंड सेंटर, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर यूनियन लिस्ट में कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, और जिन पे दोनों बना सकते हैं वो किस में आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो सेंटर किन किन फैक्टर्स या फिर किन किन आइटम्स पे कानून बना सकता है, जैसे हमारा डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन पे सेंट्रल लॉज बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स आते हैं डेट इज़ पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये जो आइटम्स रिलेटेड हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है। थर्ड है हमारा कंकरेंट लिस्ट, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जॉइंटली लॉज बना सकती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, इन पे कौन बना सकता है, स्टेट और गवर्नमेंट सेंटर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल बॉडी इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है। पॉलिसी मेकिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज थिंक टैंक, यानी थिंक टैंक के रूप में केंद्रीय सरकार के नीति का निर्माण करना। बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट लाइक रोड्स, तो सड़कों की तरह विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। या मेंटेन कम्युनिटी एसेट्स, यानी जो समुदायी संपत्ति है उनको बनाए रखना। या मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ एट लोकल लेवल, यानी स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य का प्रबंधन और नियंत्रण करना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं उनका काम क्या होता है, बाकी तीनों होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाना एज अ थिंक टैंक ये इनका काम नहीं होता है। सो ये कुछ मेन फंक्शंस हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को करना होता है, लाइक वाटर सप्लाई को मेंटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड मार्केट। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसके अंडर आते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इन इंडियन फेडरलिज्म टू ब्रॉड टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ फेडरल पावर्स इज फाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट दोज टाइप, यानी संघीय शक्ति के केंद्रीकरण के दो व्यापक प्रकार पाए जाते हैं। पहला क्या है, सर्कमस्टांशियल, और दूसरा क्या है, कॉन्सेजुअल। सो ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, या फिर नीदर। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं। सो आई होप आपको पता होगा फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टीज वाज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोलिएशन ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन 1999। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दल 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के गठबंधन का सबसे बड़ा सदस्य था। ऑप्शन है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। डैश कैंडिडेट्स आर द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट पोल्स बट इज़ नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी डैश उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से संदर्भ नहीं रखते हैं। सो ऑप्शन हमारे पास पार्टीशंस यानी समर्थक होते हैं, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत होते हैं, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होते हैं, पब्लिक यानी सार्वजनिक होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट्स होते हैं जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं बट स्टिल वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन इंडिया, यानी इनमें से कौन पार्टी ऐसी है जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर आम आदमी पार्टी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम आदमी पार्टी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड लोकसभा इलेक्शन गेट डेफर्ड ड्यू टू प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपदा काल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव क्या हुए थे, स्थगित कर दिए गए थे। ऑप्शन हमारे पास 1977, 1975, 1976 या 1974। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1976 में इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या हुए थे, लागू हुए थे, जिस ईयर क्या हुआ था, इलेक्शंस को नहीं कंडक्ट कराया गया था। सो हमारे पास हमारी मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसी मेंशन है। पहली होती है हमारी स्टेट नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, तीसरी क्या होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो किसके अंदर आती है, आर्टिकल 352 में, ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि वॉर की कंडीशन अराइज हो जाए, आर्म रिबेलियन या फिर एग्रेशन, इनकी सिचुएशन जब अराइज होती है तो उस टाइम पे क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो किसके अंदर आती है, अंदर आर्टिकल 352 में आती है। नेक्स्ट सेकेंड है हमारी दैट इज स्टेट इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, ये 356 में होती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, 352, 356 एंड 360, यानी 4 का गैप है तीनों में।
ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। सो स्टेट्स में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं तो उसकी वजह से इमरजेंसी लगती है, जिसमें उस स्टेट्स में क्या लग जाता है, प्रेसिडेंशियल पावर लग जाता है। थर्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, ये आर्टिकल 360 में आती है, ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई फाइनेंशियल इशू अराइजेज हो जाए तो उसके लिए क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है इंडिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे स्टेट्स में इंडिया हैज़ डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स, यानी इंडिया में इमरजेंसी कितनी बार लगी हुई है, 3 बार लगी हुई हैं सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। तो कब लगी थी, 1962, 1971 और 1975 में। 1962 में क्यों लगी हुई थी, डिक्लेयर ड्यू टू इंडो चाइना वॉर। तो आपको पता होगा 1962 में इंडो चाइना का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ था, 1962 में इमरजेंसी लगी थी। तो अब आपको पता चल गया वॉर की सिचुएशन अराइज हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसमें कौन सी इमरजेंसी लगी होगी हमारे इंडिया में। नेक्स्ट लगी थी 1971 में, ये भी किसकी वजह से हुई थी, वॉर, जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। थर्ड लगी थी हमारी डिक्लेयर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन मेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो ये थर्ड वाली इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा लगी गई थी। वो क्यों, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे थे उसकी वजह से। बाकी 2 बार जो लगी हुई थी वो वॉर की वजह से लगी थी। फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी 1962 में एंड सेकेंड इमरजेंसी कब लगी थी, 1971 में। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, एसएससी सीजन में पूछा गया था कि फर्स्ट इमरजेंसी इंडिया में कौन सी ईयर में लगी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1962 में फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन असेंबली। सो इसका ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे इंडिया का, और इसमें विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। सो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज़ द लोअर हाउस और यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव इंडिया। तो इंडिया में 2 टाइप के लेजिस्लेचर हैं। फर्स्ट हमारा यूनिकैमरल है और दूसरा क्या होता है, बाई कैमलर। सो इसमें क्या है, विधानसभा है, डेट इज़ उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो 403 सीट्स हैं। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश 230 सीट्स, कर्नाटका में है 224 सीट्स और आंध्र प्रदेश में कितनी है, 175 सीट्स। एंड सो लेजिस्लेटर हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के डिवाइडेड हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पहला क्या होता है, बाई कैमरल, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। फिर स्टेट्स में भी बाई कैमरल लेजिस्लेटर चलता है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद भी है। तो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे स्टेट। और एक क्या होता है, यूनिकैमरल, जिसमें ओनली 1 हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। तो आप उन स्टेट्स को याद कर लेंगे जिसमें क्या है, दोनों हैं। सो बाकी अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा यूनिकैमरल है, तो आप इजीली उसका आंसर लगा सकेंगे। सो ये कुछ स्टेट जिसमें बाई कैमरल सिस्टम है इंडिया का। सो ये वो स्टेट्स है जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम लगा हुआ है, डेट इज़ आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो आप इन स्टेट्स को याद कर लेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है अगर DT+B में पूछा जाएगा तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे कि किसमें यूनिकैमरल है एंड किसमें बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन इंडिया इलेक्शन टू द पंचायत्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। सो आपको पता होगा इंडिया में मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं। सो आज के 80 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रिसाइज होते हैं और उनसे आप काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे और आपको अपने नोट्स पता होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसे ही नोट डाउन करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, डेट इज़ 10 क्वेश्चन किसके, SST के,
एंड 10 क्वेश्चन किसके, पेडागोजी के, वो डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।